अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और पब्लिक मुझे कहती है सुहावसर। मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं हरमीत इस्लामाबाद से। लेकिन चूंकि आज जुम्मे का दिन है तो आप सबको गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से जुम्मे का दिन बहुत मुबारक हो। सो वीकेंड के हरमीत पाजी के क्या प्लान है वो जानने के लिए लेट्स गो टू इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सुहाब। वैसे तो वीकेंड आता है तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जिस तरह हम देख रहे हैं कि ख़ासकर इस वक्त अगर नज़रें हैं तो वो आपको पता है वफाक पे हैं, और वफाक में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम जो हैं अब नए काबीना जिस तरह तश्कील और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आने वाले हफ्ते में बहुत सारे हेक्टिक हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये वीकेंड तो इधर ही गुजरेगा, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे आपने क्या प्लान बनाया है? अच्छा, वीकेंड के प्लान्स की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली हमारा सियासी सिनेरियो इस वक्त मुल्क पाकिस्तान का इस तरह का है कि हमारी तमाम तर नज़रें बिल्कुल इसी चीज़ पर है कि सियासत में क्या होने जा रहा है, क्योंकि 360 के एंगल से डायनामिक्स हर रोज़ की बुनियाद पर चेंज हो रही है। लेकिन चलिए, निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती के ठीक 2 दिन बाद विफाक काबीना, निगरान काबीना जो है उसका ऐलान बाकायदा तौर पर कल किया गया, और हमने देखा कि इसके बाद एक और ऐलान भी हम सामने आया जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये अनाउंसमेंट के 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हो सकते। इसको अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन ही कहा जा रहा था कल से पहले तक, लेकिन चूंकि अब कहा जा रहा है कि अगर हम 90 दिन का एस्टिमेट लगाएं तो 7 नवंबर वो तारीख बनती है जब 90 दिन मुकम्मल हो जाएंगे इस निगरान काबीना के, और उसके अंदर अंदर इलेक्शन कराने के लिए आपके हल्का बंदियाँ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। तो उम्मीद आपको पता है इसमें कम से कम 4 महीने तो आराम से लगेंगे, मतलब 14 दिसंबर तक। अच्छा, वैसे सुहाब, एक तो निगरान काबीना की बात कर लेते हैं। पहले तो आपको याद होगा कि बहुत सारे लोग, बल्कि खबरें भी चल रही थी कि और प्रोटोकॉल भी दिया गया था, सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद प्रोटोकॉल जलील अब्बास साहब को दिया था, जिलानी साहब को, पीएम बनने के हवाले से। फिर अचानक एक और नाम आया और काकड़ साहब जो है वज़ीर-ए-आज़म बन गए। लेकिन इसी के साथ साथ फिर आपको पता है कि खारजी जो मामला है, 3 अहम वजारतें, उस पर खासी फोकस होता है, और फिर जिलानी साहब को जो है वो वजारत खारजा दे दी गई है। इसी तरह शमशाद अख्तर, आपको याद होगी कि स्टेट बैंक की गवर्नर भी रही है परवेज़ मुशर्रफ के टाइम में, और उसको इस वक्त जो है वज़ीर ख़जाना बना दिया गया है। सरफराज बुगटी जो थे, क्योंकि जारी बात है वो भी काफ़ी एक्टिव और कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब पाए जाते हैं, तो वज़ीर दाखिला का जो ओहदा है उनको दिया गया। और हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे सीनियर, हमारे कोलीग जो हैं, मुर्तज़ा सुलंगी साहब जो हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं और मुख्तलिफ चैनल्स में उन्होंने काम किया और हमेशा हमारे स्क्रीन पर भी आते रहे, तो उनको वज़ीर इत्तलात की का जो मनसब है वो संभाला गया उन्होंने। लेकिन इसी के साथ साथ आप देखें कि 16 वज़रा, यानी फिर वही सिचुएशन के इतने वज़रा की क्या ज़रूरत थी। 3 मुशीर हैं, 6 माउनेन हैं, और इसमें वसी शाह साहब की अगर मैं बात करूँ, उनको भी शामिल किया गया है। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता हफ्ता हमारे शो में आए थे, लेकिन इस तरह की सियासत के हवाले से उनकी कोई गुफ्तगू तो नहीं थी। मशाल मलिक साहब जो है इंसानी हकूक़ के हवाले से उनको रखा गया है। तो जमाल शाह को अगर हम देखें सकाफ़त के हवाले से, PNCA में अगर मैं बात करूँ, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट में कमाल का उन्होंने काम किया जब वो चेयरमैन थे। बड़े बड़े इवेंट उन्होंने कराए, अदाकार ने बड़े बड़े फिल्मों में उन्होंने अदाकारी के जौहर और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का काम भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से निभाया। तो मेरे ख्याल में सकाफ़त का जो मामला है वही देखेंगे। तो इस वक्त एक तो काबीना जो है अब वो तश्कील दी गई है। दूसरी जानब जो आपने इलेक्शन की बात की है, तो इलेक्शन के हवाले से जो 90 डेज़ है, यानी इलेक्शन कमिश्नर जो है कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह फंसने वाले आने वाले दिनों में। क्योंकि आपको याद होगा कि 2 कवानीन ऐसे बने थे कि एक तो जो था कि तौहीन पार्लियामान का जो कानून था वो बना था सेनेट में और मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुआ था। तो एक तो जाते जाते जो बिल था वो यही था कि भाई इलेक्शन जो है 90 दिनों के अंदर होने, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मौक़िफ़ अपनाया गया है कि बड़ा मुश्किल है। सो अब देखना ये हो कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है और क्या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या ऑर्डर आ सकता है। और अभी तक अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात की जाए तो इस हवाले से उनका कहना भी ये है कि जाते जाते मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाकर ये कन्फर्म किया गया कि नई मरदमशुमारी के तहत 3 इंतखाबात होंगे, तो उस टाइम टेकिंग प्रोसीजर के लिए कम से कम 4 महीने चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो तारीख हल्का बंदियों के लिए दी गई है वो है 14 दिसंबर तक ये अमल मुकम्मल
मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद ही हम इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं या इलेक्शन के बारे में सोच सकते हैं। तो 7 नवंबर की अगर हम बात करें तो 90 दिन मुकम्मल होने के बाद तक ये इम्कान अब ख़त्म कर दिया गया है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर अंदर होंगे। मतलब ये चीज़ भी प्रीटी मच क्लियर है कि आपकी जो निगरान हुकूमत है ऑब्वियसली वो प्रोलॉन्ग करेगी, और जो हम बात कर रहे थे वही हो रहा है। ऑल दो हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे अपने पॉलिटिकल सेगमेंट में, और टॉप स्टोरीज़ की बात कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। टॉप स्टोरीज़ की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली टॉप ऑफ द ऑल हम पॉलिटिकल सिनेरियोज को ही डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके बाद जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे अपने टॉप स्टोरीज़ में, मतलब 2 घंटे के पूरे रन डाउन में कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ भी आपसे शेयर करते हैं जो कि आपको बताती हैं कि डो अगर अम्मा का और बेटी का हो या बाप और बेटे का हो तो आप किसी भी खेल के मैदान में अपने आप को कैश करा सकते हैं। बेटे का ये जो डो है, किस खेल के मैदान में इन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं और उसके बाद पाकिस्तान वापस आए हैं, ये आपसे शेयर करेंगे टॉप स्टोरीज में टू बी कंटिन्यूड के साथ। उसके बाद हमारा और आपका फेवरेट सेगमेंट जिसको हमारा फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है। अरमीत वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन जो लोग हमें लगता है कि वो किताबों से दूर होते चले जा रहे हैं या उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा, हमारे इस बुक रिव्यू के सेगमेंट की वजह से पीपल आर आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस एट द सेम टाइम कि अब अगली बुक कौन सी होगी। तो जनाब आज का बुक रिव्यू का ये सेगमेंट मतलब फ्राइडे बुक रिव्यू सेगमेंट भी हमारे प्रोग्राम का आज का हिस्सा होगा। सो इस पे भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट ऑल दो इफ यू टॉकिंग अबाउट आपका, मेरा और हमारे बच्चों का जिनके अब स्कूल खुल गए हैं, बट ऑल दो उनका फेवरेट सेगमेंट एक और भी है जिसे हम कहते हैं डेली डोज। सो आज का डोज कहाँ से हमारी गुड मॉर्निंग पब्लिक की टीम ढूंढ कर लेकर आई है, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी क्विक ब्रेक के बाद। सो कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो होपफुली गाइस कि आपने अपने दिन का बाकायदा तौर पर अच्छे तरीके से आगाज़ तो कर लिया होगा, बट आपकी सुबह को और मज़ीद नमकीन बनाने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो आपका बेहतरीन दिन का आगाज़ कर सकेंगी, जिसे हम कहते हैं डेली डोज। सो लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। अच्छा, पहली खबर को मैंने हरमीत नमकीन इसलिए कहा बिकॉज ये वो खबर है जो हर किसी की फेवरेट है। मतलब अगर मैं फ्रेंच फ्राइज़ की बात करूँ ना, तो अभी आपको कहा जाए ना कि आपको नाश्ते में फ्रेंच फ्राइज़, लंच में फ्रेंच फ्राइज़ और इसके बाद आपको डिनर में भी फ्रेंच फ्राइज देनी है, तो बच्चे बड़े और बूढ़े सब कहेंगे और लोग के जनाब आप दे सकते हैं। लेकिन आप कब इमेजिन करें कि एक चैंपियनशिप हो फ्रेंच फ्राइज की, तो आप उसमें किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे? और मुझे लगता है कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फ्रांस से आपको एक खबर देनी है जहां पर दुनिया की पहली फ्रेंच फ्राइज चैंपियनशिप का इनेकाद होने जा रहा है। अभी हुआ नहीं, होने जा रहा है। अक्टूबर में हरमीत ये इनेकाद होगा और इसमें एज ए इंडिविजुअल भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्लस अगर आप किसी रेस्टोरेंट को ऑन करते हैं तो एज ए रेस्टोरेंट रिप्रेजेंटेटिव भी आप इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है पूरी दुनिया, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया इसमें पार्टिसिपेट करेगी एंड आई वुड लव। अच्छा, वैसे सुहा ये मुकाबले आपको, बल्कि मुझे तो इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा याद है, और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तरह के इस किस्म के मुकाबले हुआ करते थे। तो खाने के हवाले से फिर आप ये बात है कि हर बंदे की कोशिश होती है कि भाई कोई नई डिश और नई ढंग से, अब आलू हैं, फ्राइज़ हैं, कुछ और चीज़ बनानी है, तो वो इस तरह इस कदर मुख्तलिफ उसका जायका भी, उसका टेस्ट और उसकी रेसिपी, ताकि जो छकने वाला है फिर वो कम से कम वाह करता जाए। तो मेरे ख्याल में ये जो आपने बात की ना कि फ्राइज की के हवाले से, तो वाकई में ये सबके फेवरेट हैं, और चाहे वो जो भी टाइम हो, चाहे सुबह का टाइम हो या लंच या डिनर का, तो किसी भी टाइम, यानी शाम का वक्त, खासकर शाम के वक्त फोकस होता है सबका कि चाय के साथ अगर फ्रेंच फ्राइज मिल जाए तो भैया कुछ और ही मजा आ जाता है। लेकिन बहरहाल अब मुकाबला होने वाला है, देखना यह है कि कोई किसका ज़्यादा जो है जायकादार खाना आता है। लेकिन मेरे ख्याल में ये हो गया है जो फ्रेंच फ्राइज की बात की डेट मैं आपको बता देती हूँ, ताकि अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आपका फ्रांस का या तो विजिट है या आप वहाँ पर हैं और हमारा शो वहाँ बैठ के देख रहे हैं, या पाकिस्तान में भी हैं, तो पार्टिसिपेशन करने का तरीका क्या है और इसकी डेट क्या है। 7 अक्टूबर को ये मुकाबला होने जा रहा है और पहली दफ़ा हो रहा है ऑब्वियसली फ्रांस में, चूँकि ये हो रहा है। लेकिन अगर आप पार्टिसिपेशन की बात करें तो हरमीत फ्रेंच फ्राइज़ यानी आलू को किस तरह से मोल्ड करके आपने बनाना है। अगर फ्रेंच फ्राइज़ की बात करें तो हमारे पास बड़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं। मतलब अगर मैं अपनी ऑनलाइन देखूँ तो ऑनलाइन बहुत सारे लोग ड्रैगन फ्राइज़, मायो फ्राइज़, गार्लिक फ्राइज़ और पता नहीं कौन सी फ्राइज़ जो है वो सेल कर रहे होते हैं और लोगों को बहुत पसंद भी होती हैं। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहे हैं या रेस्टोरेंट के तौर पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो पहले आलू को तलेंगे। मतलब ऐसे फ्रेंच फ्राइज़ खानी नहीं है। मतलब आप अगर ये समझ रहे हैं ना कि फ्रेंच फ्राइज़ खाने का चैंपियनशिप है, तो ऐसा नहीं है। आपको पहले बनानी पड़ेंगी और फिर इतनी ज़बरदस्त, इतनी डिलीशियस, अच्छी बनानी पड़ेंगी विद ऑल इंग्रेडिएंट्स जो कि आपकी डिश को बाकी डिशेस से मुख्तलिफ बनाएगी। और फिर आप ये मुकाबला जीत जाएंगे। तो अगर जीत जाएंगे तो फिर मतलब आपने नहीं छकना, किसी
चोर ने तो छकना है ना सोहा। हाँ मतलब खाने वाले भी वही होंगे ना, बनाने वाले भी वही होंगे और खाने वाले भी वही होंगे, तो फिर ये तो मुकाबला है। लेकिन ऑल दो मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और इसके बाद रिकॉर्ड बन जाएगा, उसकी खबर भी हम आपको अपने शो में ज़रूर देंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। अगली खबर जो है, ओ माय गॉड, अब बस यही होना बाकी रह गया था कि अब देखिए होमवर्क क्यों नहीं किया, ये सवाल अम्मा ने बच्चे से कर लिया, लेकिन कर क्या लिया, गलती कर ली। अब गलती भी ऐसी कि डांट खाने पर बच्चा इतना आग बबूला हुआ कि 10 साल ये लड़का अम्मा की शिकायत लगाने थाने पहुंच गया। और थाने पहुंच के उसने कहा कि सो स्वीट ऑब्वियसली, मतलब ऊपर से उसकी अम्मा अंदर बैठी आराम से कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया। एक्चुअली डांट सिर्फ इस बात पे पड़ी कि आपने क्यों नहीं होमवर्क किया या आपने बात क्यों नहीं मानी। और अम्मा अब्बा हमारे तो उम्मीद इतनी थी, छोटी छोटी बातों पे समेत बड़ी बातों पे भी इतना डांट दिया करते थे, बस उसका मार पड़ जाया करती थी। बट ये चीज चीन का ये वाक़या डिपार्टमेंट हुआ करती थी। मुझे लगता है आपने बहुत मारे खाई हुई हैं, आई नो। शरारतें बड़ी ज्यादा थी। एग्जैक्टली। लेकिन सुहा, बात वही है, बाहर की दुनिया की एक बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चों के साथ आपकी जो ट्रीटमेंट है, यानी मेरे कजन है इंग्लैंड में, तो डॉक्टर हैं उधर, उसी के एक और दोस्त जो पाकिस्तान से, क्योंकि हमारे यहाँ फिर हमारे पठान घराने होते हैं ना, वहाँ ट्रेनिंग स्टार्ट पिटाई से होती है। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया, अपने 2-3 बच्चों की पिटाई कर दी इसी तरह। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बच्चे ने कंप्लेंट कर दी, और कंप्लेंट के बाद नहीं, बच्चे ने कंप्लेंट नहीं की, बल्कि टीचर को पता चला, कहीं बच्चे ने बताया कि हाँ बाबा ने कहीं सुबह डांटा है। उसके बाद पूरी पुलिस पहुंची और इन्वेस्टिगेशन, और वो सिलसिला अभी चल रहा है कि क्यों, क्या वजह है, क्या क्या। सो ये बाहर तो बहुत सारी चीजें होती है, और कंप्लेंट जो है वो अगर की जाए बच्चों की जानिब से, इसलिए वहां के माँ बाप जो है ना बड़ा एहतियात करते हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं कि भाई मामला थाने तक ना पहुंच जाए, कोर्ट कचहरी तक ना पहुंच जाए। लेकिन ये बच्चा जो हम आपको दिखा रहे हैं ना, बट डोंट ट्राई एट होम, ये खबर देने का मकसद कतई तौर पर ये नहीं है कि अगर आप समर वेकेशन का काम नहीं कर रहे या अपना होमवर्क नहीं कर रहे तो फिर आप ये करें कि जी अब तो मैं अपनी शिकायत लगाने के लिए थाने पहुंच जाऊंगा। ये चीन का वाकया जो मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ पर ये बच्चा जो है डांट खाने पे दिल बर्दाश्त होके थाने पहुंच गया। और ये फुटेज जो हमारे सामने आ रही है, ऑब्वियसली वो थाने पहुंच के शिकायत भी लगा रहा है। फिर जो पुलिस, ऑब्वियसली उन्होंने शिकायत दर्ज कर ली और दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन भी करनी थी, और सारे प्रोसीजर के लिए फिर वो घर वापस गए। पूछा अम्मा जी आपने क्यों डांटा है बच्चों को, आप प्यार से भी तो कह सकती हैं ना कि आप होमवर्क कर ले। लेकिन अगर मैं बात करूँ अपने इधर कल्चर की अहमियत, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि समर वेकेशन में बच्चों की आदतें बहुत खराब हो जाती हैं। अब बैक टू द स्कूल, बैक टू द रूटीन वाली जो सीन है वो दोबारा से आपको पता है समर वेकेशन खत्म हो गई है, गर्मियां भी खत्म, मतलब समर वेकेशंस खत्म, तो अब बच्चे दोबारा स्कूल जाएंगे और रूटीन इतनी डिस्टर्ब हो गई है ना कि अब मारे खा के ही होमवर्क होगा और मारे खा के आप रूटीन पर आएंगे वापस। तो आपने घर में ये कोशिश नहीं करनी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देंगे। अगली खबर भी एक कमसिन बच्चे की है, छोटा सा प्यारा सा बच्चा। अच्छा, बच्चे मासूम होते हैं और आपको पता है कि उनकी सोच भी इतनी ज़्यादा क्यूट होती है, इतनी ज़्यादा इनोसेंट होती है कि वो कुछ भी कर लेते हैं अपनी सोच के मुताबिक जो उनको समझ आता है। अब ये कमसिन बच्चा जिसका ताल्लुक लाहौर से है, जो कि चाचा का ले पालक है, मतलब चाचा ने इसको लेके पाला और अयान इसका नाम है और अपने चाचा को ही अब्बा कहता है ये। लेकिन अब उन पर कोई केस हो गया और इस केस में चूंकि वो हवालात में है, बच्चे को कुछ नहीं सूझा, उसने वकील को हायर करना था, उसको पैसे देने थे, अब वो छोटा सा था, उसने अपना पेट यानी मुर्गा, ऑब्वियसली बच्चों को आपको पता है कितनी एफिलिएशन होती है ना अपने पेट से, इस मुर्गे को इतने प्यार से उसने पाला। लेकिन क्या किया, वकील की फीस देने के लिए मुर्गा वकील को दे दिया कि जी ये कीमत है, इतने प्यार से मैंने इसको पाला है, इसको आप रख लें। और अब मेरे बच्चे को जो है, बच्चे ने इतनी मासूमाना बात की है कि अब ये प्लीज़ देख लें और देख के इसके एवज मेरे चाचा का और मेरे अब्बा का केस लड़ दें और उन्हें रिहा करा दें। क्या तो आप देख लेना सुहा कि वैसे ज़्यादातर बचपन की ये जो उम्र होती है, ये बचपन लड़कपन की, खासकर जो बच्चे होते हैं, यानी खासकर हमारे इलाकों में और इन इलाकों में, दी इलाकों में, मुर्गा जो है उसको पाला जाता है और लड़वाने के लिए पाला जाता है। वो भी हमारी खुशी होती है कि जो सामने वाला है कहीं ना कहीं उससे मुकाबला जीत जाए, तो बाकायदा इसका ख्याल भी रखा जाता है। उसी तरह अपने साथ खाना भी खिला बिठा के खाना, बड़ा ख्याल रखना। लेकिन बच्चे को अगर आप देखें, यानी अटैचमेंट दोनों तरफ इतनी ज़्यादा है, एक तरफ मुर्गे के साथ, फिर अपने चाचा, अपने वालिद साहब के साथ जो लेपालिक बच्चा, जारी बात है। तो लेकिन स्टोरी बड़े मजे की है कि वो बच्चा जो है जिसके पास फीस नहीं है और वो जाके अपना मुर्गा जो सबसे प्यारा उसके, लेकिन जाहिर बात है अपने वालिद साहब को भी तो उसने रिहाई दिलानी है। सो लेकिन है मजे की। और ये देखें कि सोशल मीडिया पे इस किस्म की चीज को अपलोड करना, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे मौजूद लोगों ने इस चीज को जो है वीडियो बनाई या तस्वीरें बनाई और उस चीज को हमारे सामने लेके आए। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा मैसेज भी है, प्यारा सा मैसेज है कि अटैचमेंट चाहे वो वालिदैन के साथ हो या कहीं ना कहीं पेट्स के साथ हो।
लेकिन आपको पता है अमित, आप उस पिक्चर में देखिए, मुझे इतना मासूम लग रहा है ना, बच्चा कितनी खूबसूरती से और कितने प्यार से देख रहा है अपने मुर्गे को कि मैंने तुम्हें पाला, इतना तुम्हें खिलाया पिलाया, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। अच्छा, अब देखिए वकील के ऑब्वियसली एक जेस्चर तो बहुत अच्छा था कि वकील ने ये लिया तो नहीं, हाँ तस्वीर ज़रूर खिंचवा ली, चूँकि मुर्गा उसने प्रेजेंट किया कि मुर्गा ले लें और ये कीमत है मेरे अब्बा के केस लड़ने की, तो वो अच्छा दे भी रहा है, लेकिन उसका दिल भी नहीं कर रहा ना। देखिए इतना रोने वाला हुआ बच्चा, रोने वाला वकील चूँकि हंस रहा है पिक्चर में, वो देख रहा है कि बच्चे का क्या जेस्चर है और वो कितना मासूम है, इतने ये एक्ट कितना मासूम है। लेकिन उसने क्या किया, उसने ये मुर्गा जो है बच्चे को वापस कर दिया कि जनाब मैं केस ऐसे ही लड़ूंगा। और ये एक अच्छा, इस पूरी स्टोरी से एक ही मैसेज भी जाता है कि वॉलंटरली आपको इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज हर कोई फीस अफोर्ड नहीं कर सकता ना। अभी बच्चा जो है उसको जो समझ आया उसने तो किया, हम तो ये खबर दे रहे हैं ऑन द लाइटर नोट, लेकिन ऑब्वियसली जो वकला बरादरी बड़ी तादाद में उनको ये जस्टिस देने चाहिए कि ऑब्वियसली जो अफोर्डेबिलिटी मैटर करती है, जहाँ पर जो खानदान अफोर्ड नहीं कर सकते उनका वॉलंटरली आपको। बल्कि बहुत सारे वकील हजरात को हम देखते हैं कि वो इस किस्म के केसेस जो हैं, बहुत सारे वकील हमारे जानने वाले होते हैं जो इस किस्म के केसेस मुफ्त में भी ले लेते हैं, और कोशिश होती है कि किसी को जो है जो मजलूम है और जिसके पास पैसा नहीं है तो उसकी रिहाई के लिए बहुत सारे ऐसे एक्टिव हैं। और आपने अच्छा मैसेज भी दिया कि बहुत सारे लोग जो जिनको बहुत सारे मसाइल का सामना और किस्म की चीज़ों का सामना है, तो अगर उनको इसी तरीके से रिलीफ दिया जाए तो मेरे ख्याल में ये एक बेहतर जेस्चर है। बिल्कुल ठीक। और इसी के साथ वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर टुडे। एक क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पॉलिटिकल सेगमेंट को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, सो डोंट मिस इट आउट, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती के ठीक 2 दिन बाद विफाक निगरान kabina जो है उसको तश्कील दे दिया गया है, बट ऑल दो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक और चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी गई है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हो सकते। इसी पर हम बात कर लेते हैं। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर कहिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बहुत क्लियरली कहा गया है कि अगर हम 90 दिन का एस्टिमेट लगाएं तो 7 नवंबर तारीख बनती है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन और आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। ऑल दो लेकिन 14 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि हल्का बंदियों के लिए ये सारे प्रोसीजर पर हमें टाइम लगेगा। तो सर आइन और कानून की बादस्ती के हक का नारा लगाने वाली जो भी हुकूमतें रही हैं, जो पाकिस्तान में हमेशा नारा लगता रहा है, हर हुकूमत ने लगाया है, सर वो कहाँ गया कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने बाय हुक्म बाय रुख अब तो नहीं हो सकते? देखिए ना, जब फिर कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो फिर हमने कहाँ इसका रिगार्ड किया कॉन्स्टिट्यूशन का जो 224 है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये जो डिबेट आज हम कर रहे हैं कि हाँ जी इलेक्शन कब होंगे, क्या होगा, सेंसस कब होगा, कैसे होगा, 14 को खत्म होगा, दिसंबर को, दिस एंड दैट। मेरा सवाल बनता है इलेक्शन कमीशन से कि आपकी कोई और ड्यूटी है पाकिस्तान के अंदर? क्या आपका कोई और काम है? बिल्कुल ठीक। आपका तो काम है इलेक्शन कराना। सो व्हाई वर यू नॉट प्रिपेयर्ड कि सेंसस पहले करवाओ? ये 2 महीने पहले जो थे उस वक्त क्यों नहीं आपने करवाया? क्योंकि उस वक्त सब के कहते हैं हाँ जी ये पुराने सेंसस सही होगा, फिर बाद में जब डिबेट चेंज होती है, मुशावरत होती है या जो भी आप करते हैं, ऑल ऑफ अ सडन आप एक नई डिबेट छोड़ देते हैं मार्केट के अंदर। द क्वेश्चन इज कि इसका फेलियर इलेक्शन कमीशन का है और इस फेलियर के साथ हमारे स्टेट ऑर्गन इफेक्ट हुए हैं, हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट वो भी इफेक्ट हुई है। और आज हम ऐसी डिबेट कर रहे हैं व्हिच डजंट होल्ड एनी ग्राउंड। अब हम ढूंढ रहे हैं रास्ते कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं किस तरह और कहें कि हाँ जी बिल्कुल ठीक। मीर साहब आपको याद होगा कि इलेक्शन के हवाले से मुत्तफिका तौर पर सेनेट में जो करारदाद मंजूर हुई थी और अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों ने ये मंजूर की थी और इलेक्शन जो है 90 दिनों में होना है। फिर आपको याद होगा कि मई के महीने में एक और कानून बना और वो ये था कि तौहीन पार्लियामेंट। अब अगर इन दोनों चीजों को रखा जाए, एक तरफ 90 दिनों का इलेक्शन, फिर तौहीन पार्लियामेंट को रखा जाए, तो आपको नहीं लगता कि आर्टिकल 224 के तहत कि ये वायलेशन होगी? अलग अलग इलेक्शन कमीशन जो है कहीं ना कहीं इसको जेल की जो सलाखें हैं वो भी भुगतनी पड़ सकती हैं, क्योंकि आइन तो रोंदा जा रहा है ना। जिस तरीके से पहले तो 2 सूबों का जो इलेक्शन था इन्होंने नहीं कराया, पहले बहुत सारे हिले बहाने जो हुकूमत ने भी बनाए, इलेक्शन कमिश्नर ने भी बनाए। अब आपको क्या लगता है कि कोई अदालत से कोई बड़ा हुक्म आ सकता है इनके खिलाफ? सर देखिए, अदालत होती है सुप्रीम और रिस्पांसिबिलिटी एज फार एज इलेक्शंस आर कंसर्न वो किसने करवाने? इलेक्शन कमीशन ने। अब इसके अंदर एक और एक फरीक ऐड हो गया, CCI।
अब ये काउंसिल ऑफ एल्डर्स जो आ गए हैं, अब इन्होंने सुप्रीम रोल प्ले कर दिया है। अब आप मुझे बताएं, या तो आप मुल्क काउंसिल ऑफ एल्डर्स से चलाएं, या इलेक्शन कमीशन से चलाएं, या सुप्रीम कोर्ट से चलाएं। सो बेसिकली हमने खिचड़ी बना के रख दी है हर चीज को। हर बंदा नहीं मैं ठीक हूँ तुम ठीक नहीं हो, और यही वजह है कि हमारे अंदर जो लकूनास हैं और जो शॉर्टकमिंग्स हैं, हम हरमीत और अच्छा हम ये इसको आगे नहीं बढ़ाते, और यही वजह है कि हमारे फेलियर्स होते। आज हम अगर आप ईमानदारी से बात करें, हम एक फेलियर की बात कर रहे हैं। ये एक फेलियर है। अगर ये इतने लायक होते, अक्लमंद होते और बड़े वो कहते हैं ना एफिशिएंट होते, तो यार सर इसमें कोई दो राय नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सिस्टम में जहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, जहाँ डेफिशिएंसीज हैं, वो हमारे फोकस पॉइंट है ही नहीं कि चलो उस पर काम कर लिया जाए, चाहे वो निगरान का भी ना हो, निगरान सेटअप हो, या फिर हमारी जो हुकूमतें आती हो 16 माह के लिए जो हुकूमत रही। सर इस वक्त एक और चीज़ है, इसके बारे में तमाम हल्कों में बात की जा रही है। एक तो मरियम नवाज जो स्लिपिंग मूड पे थी, उनके ट्विटर समेत तमाम प्लेटफॉर्म्स जो है वो बिल्कुल साइलेंट थे एट दैट टाइम, लेकिन अब ग्रेजुअली वहाँ पर भी हमें कोई ना कोई हैपनिंग नजर आ रही है। और फिर मिड ऑफ सितंबर में जो कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे, तो उसकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी खासी की जा रही है। सर उनके आने से या आप देखते हैं नून लीग की एक्टिवेशन से कितना फ़र्क पड़ेगा हमारी सियासत पर? डायनामिक्स कहाँ जाते हुए आपको कहाँ ड्राइव होते दिखाई दे रहे हैं? देखो, विद द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट टू शहबाज मेरा बहुत पुराना दोस्त है, अपार्ट फ्रॉम हमारे प्रोफेशन से। PMLN विदाउट नवाज इज नोबडी, खत्म हो गया। बिल्कुल। एंड नवाज शरीफ व्हेन ही कम्स बैक, आई थिंक रिचार्ज बैटरी होगी PMLN के लिए, कि जो PMLN ने ग्राउंड लूज की है ये महंगाई की वजह से, हालांकि कसूर इनका नहीं है, जो भी गवर्नमेंट में होता उसके साथ यही होना था, लेकिन एक इम्प्रेशन बन जाए हाँ जी PMLN ने किया ये, नहीं, ये PDM ने किया है, क्योंकि ये 13 जमातों ने मिल गई है। मीर साहब एक और चीज़, अभी जिस तरह खबरें आ रही हैं, यानी निगरान सेटअप जिस तरह आ रहा है, और खबरें ये भी आ रही हैं कि आपने देखा कि मंजूर काका जो था, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो आसिफ अली जरदारी साहब के फ्रंट मैन थे, और उनकी जो जमानत थी वो भी मनसूख हुई और दोबारा जेल की सलाखों के पीछे उनको डाल दिया गया है। अब ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि सुबह सिंह जो है वो टारगेट हो सकते हैं, और मुराद अली शाह साहब जो हैं उनको भी टारगेट किया जाए। बहुत सारे केसेस, बहुत सारे महाज दोबारा खुलने वाले, इस पर आप क्या कहते हैं सर? अरमीत, हमारे मुल्क के अंदर जो मुझे अफसोस होता है, हम ट्रम्पटिंग के साथ एक बंदे को लेके आते हैं किसी पोजीशन पे, और उसके बाद उसको हुटिंग करके बाहर निकाल देते हैं। ये हमारा एक ट्रेडिशन है, हमने किसी को रिस्पेक्ट देते नहीं है। अब आज जिस तरह मुराद अली शाह साहब अब गए हैं, अब इनके ऊपर कोई केस खोल देगा। यार बात सुनो, अगर हमने यही इस मुल्क के साथ करना है तो आपकी लीडरशिप कैसे इमर्ज करेगी? हाँ, जो इरेगुलरिटी है आप उसको जरूर इन्वेस्टिगेट करो, लेकिन किसी को विच हंट पे ना डालो, वेदर इट इज अपोजिशन या गवर्नमेंट। या हम कब तक ये विच हंट पे करेंगे, टू योर क्वेश्चन? और यही अगर होता रहा तो फिर वो कहावत है ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, फिर इस तरह ही होता रहेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक सर, अच्छा सर एक और चीज़ एड्रेस कीजिएगा, चले लेटर और सूनर, इंतखाबात तो होने ही होने हैं, चले 90 दिन को छोड़ दें, फरवरी तक कहा जा रहा है कि चले इंतखाबात हो जाएंगे, लेकिन नैरेटिव बिल्ड करना सर अब तमाम सियासी जमातों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया। हम PTI की तो बात नहीं कर रहे, हम नून लीग की बात नहीं कर रहे, हम तमाम सियासी जमातों की बात करें, चाहे वो कोलिशन में हो, अगर हमने देखा PDM की सूरत में, या इंडिविजुअल अपनी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो। अब नून लीग के पास सर इस वक्त क्या नैरेटिव है? 16 माह की जो मुसलसल महंगाई का ग्राफ ऊपर गया है, उसको किस तरह सर कैटर किया जा सकता है? क्या नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए अवाम को कन्विंस करने के लिए कि वोट आपका आके उसे जाएं और इस्तेमाल करें जिसको आपने देना है? अब आपने बड़ा अच्छा ये सवाल जो कि इसके अंदर एक सप्लीमेंट्री निकलता है, आप ये क्यों करते हैं? क्या कोई और होता, उसने कोई दूध की नहरें बहा देनी थी? देखिए, जो वर्ल्ड के इकोनॉमिक हालात होते हैं वो हमारे जैसे मुल्कों पे भी असर करते हैं, और हमें क्यों ज्यादा असर करते हैं? क्योंकि हमारा टैक्स नेट बहुत छोटा है, हमारा टैक्स बेस बहुत छोटा है। हमने ज्यादा पाकिस्तान तो टैक्स ही नहीं देता। आपके तो एक जो वर्किंग क्लास है या गवर्नमेंट के होते हैं या आप कह लो कि कॉर्पोरेट के होते हैं, वही टैक्स दे रहे हैं ना, और कौन दे रहे हैं? और उस पर आप बर्डन डाली जा रहे हैं। जब तक आप अपना टैक्स रेट बढ़ाएंगे नहीं, इसी तरीके से आपका ये सोशल वेलफेयर स्टेट नहीं बन सकता। अब बात आती है PMLN की इलेक्शंस के अंदर, वो यही कहेंगे कि जी हालात खराब थे, ये हो गया वो हो गया, विच इज अ फैक्ट, बट द क्वेश्चन इज कि अभी आपने $1 बिलियन लिया है, 3 IMF से, 2 सऊदी से, 1 UAE से आपने लोन लिए। अब ये लोन को आपने कैसे कन्वर्ट करना है
into refurbishment of the economy. Yes, मीर साहब एक और चीज that's अगर the हम point. देखें मीर साहब अगर हम देखें लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही थी, हमने देखा कि अखाड़े के एक बहुत बड़े पहलवान की को एक साइड लाइन पे कर दिया है। अब आपको लगता है कि जिस तरह बातें गर्दिश कर रही हैं कि नवाज शरीफ साहब आने वाले हैं, जाहिर बात है खिलाड़ी है नहीं, आसपास मौलाना फजल रहमान साहब की असासी वज़ीरदारी की बात करें तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ सूबों तक ही महदूद हैं, तो बड़ी पार्टी को तो जिज करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सर आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो कोई बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं जिन्होंने इससे पहले दिया, और अब नेब के कवानीन के हवाले से या सेंसस के हवाले से बहुत सारे मामला जो हैं ज़ेर इल्तिवा हैं सुप्रीम कोर्ट में? सर देखें, अगर तो मैंने बहैसियत एक पाकिस्तानी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जब मैं करूंगा तो मैं अपने कोर्ट्स को कभी मलाइन नहीं करूंगा, क्योंकि हमने अपने कोर्ट्स को, ये जो हम बात कर जाते हैं, हाँ जी उस कोर्ट ने ये किया, क्या जो कोर्ट्स है वो मेरी मर्जी का डिसीजन हो तो फिर ठीक है, अगर मेरी मर्जी का नहीं है तो वो ठीक नहीं है। वो कानून की बात करते हैं और कानून को आप चैलेंज करते हैं, बस राइट्स ऑफ अपील है, आप वो करें। जो हमने पता है पहले फौज का क्या किया, अब जुडिशरी आपके सामने आ गई, उसका हम क्या कर रहे हैं? हमने अपने इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट रखनी है, एंड द ओनली वे टू कीप दैट रिस्पेक्ट इज बाय अपने जरा इसको कहते हैं ना जिप करें अपने मुंह को, ज्यादा इतना वो एक्साइटेड ना हो। वो कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड, ये क्या है? ये तेजी आ गई लेवल प्लेइंग फील्ड, और भाई एवरीबॉडी इज इक्वल इन दिस फील्ड। Justice has to be for one and for all, and that is the way forward. लेकिन सर सवाल तो यही है ना कि जिसका नारा लगाया गया था और फिर हमारे इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करते तो आपने नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये टकराव जिस तरह हो रहा था, चाहे वो अदलिया एस्टैब्लिशमेंट का हो रहा था, अब जिस किस्म से हमें लगता है कि कहीं ना कहीं डिसीजन जो आने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो आने वाले दिनों में फिर आपको कहीं लगता है कि टकराव वाला मामला ज्यादा हो सकता है? सर देखें, सब ने पूरी कोशिश की है टकराव की करने की, किसके साथ? फौज के साथ, और सबको पता चल गया कि इनफ इज इनफ। आई एम ग्लैड ये जो आज आर्मी चीफ आए हैं, आई विश के पुरानों ने भी कह दिया होता कि एक शट अप कॉल दी होती, इस तरह की हालत ना होती। हमें lastminute.com, चलो जन लासिम ने किया, बड़ा अच्छा किया, आई एंडोर्स इट, बट आपको फ्यूचर का तो पता चल गया ना आपके साथ क्या होगा। कोई भी दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करेगा। 76 साल से पता चल रहा है सर। बिल्कुल आप सही। हाँ सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात को सेकंड करूंगी। हरमीत, बेसिकली 11th और से बेहतर है कि माजी से सीख कर पॉलिसीज या शट अप कॉल जो भी जिस तरह से अब हालात हो रहे हैं, अगर वो पहले हो चुके होते तो शायद हम दोनों इदारों को डिफ्रेंशिएट कर पाते, या सिविल और आर्मी को आमने सामने लेके आने की जो गलती माजी में हमने की है और जो हमने देखी है, आवाम के दिमागों में हम ये इंडल्ज कर चुके हैं। तो इस तरह के डिसीजन अगर पहले लिए जाते तो शायद ये नौबत ना आती। इनके कहने का मकसद ये था। सर आपने वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। अब हमने प्रोग्राम में आगे बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको पता है कि हम हमेशा कोशिश ये करते हैं अपने प्रोग्राम में कि पॉलिटिकल सिनेरियो को तो हमने डिस्कस करना ही होता है, लेकिन इंटेंसिटी हरमीत थोड़ी ज़्यादा हो जाती है ना, मतलब सीरियसनेस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज सियासी मामला होते ही इस तरह के कि हम भी थोड़े परेशान हो जाते हैं और आवाम के जब मसाइल फिर आवाम के सामने रखते हैं। जुड़ी है, आप देखें ना कि हमारे मुल्क में किसी और चीज़ पर डिस्कशन नहीं होती, कोई इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू है नहीं, टेलीविजन की स्क्रीन पर आप बैठे सुबह से रात तक यही गुफ्तगू है। आप किसी हजाम की दुकान में जाएं या किसी चाय की कैफे में जाएं, यही गुफ्तगू है। तो फिर सवाल जो है अवाम की भी कहीं ना कहीं टेलीविजन की स्क्रीन पर नजरें होती है, और वो भी इस उम्मीद पर बैठे हैं कि कहीं ना कहीं कोई अच्छी खबर मिलेगी, और हमारी कोशिश होती है कि अच्छी खबर हम लेके आएं। हमारी भी ख्वाहिश है कि इंस्टीट्यूशन जो है अपने अपने हुदूद में रहें और अपना अपना काम सही तरीके से संभालें। इसी तरह जो पॉलिटिशियन है वो अपना काम सही ढंग से करें, तो ये मुल्क जो है एक दुरुस्त सिमत में चला जाएगा, और ये सबकी ख्वाहिश है। हर शख्स चाहता है कि खुशहाली इस मुल्क का ज़ामन हो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 25,000 पासपोर्ट डेली सिर्फ रावलपिंडी में बन रहे हैं, तो ये कोई अच्छे अलार्मिंग सिचुएशन है आपके लिए। लीबिया में इस वक्त 25,000 पाकिस्तानी नौजवान मायूस होकर लीबिया में बैठे हैं, यानी पाकिस्तान को छोड़ के, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। सोहा, अच्छा, ये बात हमारी कोशिश है कि आप आवाम के साथ जुड़े रहें, आवाम को हौसला दें, और कहीं ना कहीं उम्मीदें जो हैं जो आपने दिलाई हैं उन उम्मीदों पर पूरा उतरें, ताकि हमारे जो नौजवान एक बहुत बड़ी जनरेशन है हमारी, कम से कम वो आने वाला जो दौर जो है
उन्हीं जनरेशन के हाथों में इस मुल्क को जाना है, तो कम से कम ये मुल्क महफूज बिल्कुल हाथों ठीक में है मीत, जाए, और यह आपकी सबकी ये ख्वाहिश बात है। बिल्कुल ठीक है कि यस पीपल आर ग्लूड टू द स्क्रीन, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों। सियासत आजकल हर हल्के में, हर जगह, हर डिपार्टमेंट में डिस्कस की जाती है, और हमसे जो लोग मिलते हैं हमसे पहले सवाल यही करते हैं, अच्छा क्या होने जा रहा है। लेकिन दो चीज़ें जो आपको टीवी के साथ कनेक्ट किए रखती हैं, एक तो वो सियासत और दूसरा है क्रिकेट। अगर हम पाकिस्तान में क्रिकेट की बात करें तो वो दो वाहिद चीज़ें हैं जो हमेशा आपको स्क्रीन के साथ जोड़े रखती हैं। तो अफगानिस्तान के साथ वनडे सीरीज़ के लिए पाकिस्तानी टीम जो है कोलंबो यानी श्रीलंका पहुंच चुकी है, और मुझे लगता है हरमीत ये हमारा ऐसा वार्म अप सेशन होगा ना हमारे एशिया कप से पहले, जो कि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। और हमारी टीम जो है देखिए अभी अब हम जो आपको इनसाइड व्यूज़ जो दिखा रहे हैं प्लेन के, दे आर एक्साइटेड, दे आर एंथुसियास्टिक एंड दे आर वेरी पूरा बूस्ट हुई हुई है उनकी एनर्जी, क्योंकि एशिया कप की तैयारी के लिए अफगानिस्तान के साथ ये जो सीरीज़ होने जा रही है, मुझे लगता है इससे हमें काफ़ी कुछ मजीद भी जो पिछले रिकॉर्ड हमने बना लिए हैं। अगर अफगानिस्तान की टीम को देखा जाए और पाकिस्तानी टीम को देखा जाए, अगर हम देखें तो अफगानिस्तान के बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो उन्होंने पिशावर के मुख्तलिफ ग्राउंड्स में खेला, बहुत सारे को हम जानते हैं, और मुख्तलिफ ग्राउंड में खेल के और बहुत सारे खिलाड़ियों को पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग दी। और फिर अगर हम अपने टीम की बात करें या अफगानिस्तान की टीम की बात करें तो वहाँ पे मेजॉरिटी जो है वहाँ पे आप देखें तो पश्तो स्पीकर हैं। इसी तरह अगर हम अपने टीम की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद है, और फिर अगर हम देखें दोनों तरफ तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और हमारे जो अफगानी फ़ैन हैं वो ज़्यादा क्रेजी भी इसलिए होते हैं कि पाकिस्तान के साथ उनको ऐसा लगता है कि जैसे शायद इंडिया और पाकिस्तान का जिस तरह मैच होता है तो उसी तरह पाकिस्तान में भी इसको ऐसे ही देखा जाता है। और बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे वाकयात भी रूनुमा होते हैं, आपने स्टेडियम में देखा। लेकिन इंतजार सबको है, हिंदुस्तानियों को भी है, हमें भी है और अफगानिस्तानियों को भी। जब भी बात आती है एशिया कप के हवाले से तो एशिया में खासकर एशिया की जो आवाम है वो क्रिकेट से उनका लगाव बहुत ज़्यादा है। बाहर दुनिया की जब हम बात करते हैं फुटबॉल की और फिर अपने फेवरेट खिलाड़ी को जब आप खेलते हुए देखते हैं और आपकी ख्वाहिश होती है कि लंबी पारी करके वो खेले या वो अच्छी गेंदबाजी करे, तो उस जितने भी फैन होते हैं वो उनको इंतजार होता है। लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया अच्छा, हमें भी हरमीत बहुत ज़्यादा इंतजार है, और जो हम आपको दिखा रहे हैं ऑब्वियसली आपको लग भी रहा होगा कि हमारी जो टीम है उसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा अप है, और हम अपनी पूरी टीम को गुड मॉर्निंग पब्लिक की तरफ से बेस्ट ऑफ लक कहते हैं कि आप ये वार्म अप सेशन अच्छे तरीके से अपने आप को तैयार करके वापस आए ताकि एशिया कप भी जीतने के हम बहुत करीब पहुंच जाए और बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ एशिया कप खेलें। सो वी आर डन विद दिस आवर। एक ब्रेक लेनी है, क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो, और आपको पता है दूसरे घंटे में हमेशा की तरह इंस्पिरेशनल ऐसी मोटिवेटेड स्टोरीज जो आपको बताती है कि ज़िंदगी में कभी भी कहीं भी कुछ भी कहीं से भी शुरू करना हो तो यू कैन डू एनीथिंग इन दिस होल वर्ल्ड। अच्छा, दुनिया में ना कुछ जोड़ियाँ बड़ी मशहूर हो जाती हैं हरमीत। कुछ ऐसी होती हैं जो अम्मा की और बेटी की होती है, कुछ बाप और बेटे की होती है, कुछ कपल बड़े मशहूर हो जाते हैं, कुछ बहन भाई बड़े मशहूर हो जाते हैं। लेकिन आज ऐसी ही एक जोड़ी मेरे साथ मेरे सेट पर भी मौजूद है जो कि अब्बा की और बेटे की जोड़ी है। जोड़ों की अगर हम बात करें और जोड़ों के अलावा फ्री स्टाइल रेसलिंग की बात करें, बेल्ट रेसलिंग की बात करें, तो ये सारी वो चीज़ें जिसको सुनते साथ ही आपको ना एक खौफ सा आना शुरू हो जाता है ना, अच्छा लड़ने, अच्छा झगड़ने। बट ऑल दो ये जो बेस्ट कॉम्बिनेशन, बेस्ट डो है हमारे पास, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम भी रोशन करके आए हैं और गोल्ड मेडल लेकर पाकिस्तान वापस आए हैं। तो इनसे बात करते हैं और आपके चिट चैट कराते हैं, आपका तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर अकरम खान नियाजी साहब मौजूद हैं, इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रोफेसर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का आपके आने शुक्र। का बेहद शुक्रिया। उनके बिल्कुल साथ इनके बेटे मौसफ अकरम नियाजी मौजूद है, इनको भी आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। मौसफ कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके आने का भी बेहद शुक्रिया। अच्छा, आप दोनों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत मुबारक हो पूरी गुड मॉर्निंग पब्लिक की टीम की तरफ से। आपको याद होगा हमने एक शो किया था प्रोफेसर साहब आपके साथ, चूँकि 50+ कैटेगरी में आपने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, और एट दैट टाइम हमें यही कैश करना और चेरिश करना पूरी मीडिया इंडस्ट्री में काफ़ी था कि इस एज में आपने ये काम शुरू कर दिया। सही है। लेकिन फिर उसके बाद मौसम को भी साथ कैरी करना, और फिर उसको वो आपको देख के इनकरेज हुआ या आपने कहा नहीं बेटा मैं कर रहा हूँ तो तुम भी साथ करो? इसके लिए ये था कि मैं इसको ट्रेनिंग करा रहा था, करा रहे थे साथ साथ। मेरे जो ख्वाब रुक गए थे मैं इसमें पूरे करने की कोशिश कर रहा था। आपने भी तो 50 के बाद पूरे किए हैं सारे ना, ख्वाब? 50 के बाद भी इसकी वजह से किए हैं। अच्छा। वो ऐसे कि इसके लिए मैं वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन देख रहा था, तो उसके दौरान पता चला कि 50+ के मुकाबले भी होते हैं। तो अल्लाह के शुक्र से मैं बिल्कुल ठीक था, तो मैंने खुद ट्रेनिंग शुरू की। तो पहले मलेशिया में एशिया का विन किया हैमर थ्रो, फिर पिछले साल बल्गारिया में वेटरन रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल लिया। अभी दुबई में इंटरनेशनल कंपटीशन थे, वहाँ पे
4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज क्या मेडल बात है, जीता। पहनने में देखिए नजर आ रही है दिखाने का जबरदस्त। मकसद प्रोफेसर भी। साहब आपसे जानना चाहेंगे, जाहिर बात है कि इस एज में और दोबारा अपने आप को मोटिवेट करना, दोबारा अखाड़े में कूदना कितना मुश्किल होता है और इसके लिए आपने कितनी जद्दोजहद की है। जाहिर बात है बड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है सर। इसमें जब ख्वाब पूरे हो रहे हो तो फिर जद्दोजहद महसूस नहीं होती, एंजॉय हाय, लगता है। good वाह, one, good क्या one। मेरे बात, ख्वाब क्या पूरे हो रहे थे, इससे बड़ी क्या बात थी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कमाल है, अच्छा ये कमाल बात, अच्छा मौसम आप इससे अगर मैं बात करूं, ऑब्वियसली अब्बा ने कहा साथ साथ आपको ट्रेनिंग तो करा रहे थे, तो उसका मतलब बचपन से में वो चीज़ें जो वो नहीं कर सके वो बचपन से इन बिल्ड कर रहे थे आपके अंदर। जी एग्जैक्टली बाबा का बचपन से ही अपना शौक़ था, इनके बचपन से इनका शौक़ था कि इन्होंने गेम को प्रोफेशनल लेके जाना है और पाकिस्तान का एक स्टार बनना है स्पोर्ट्स के हवाले से। तो कुछ बिजनेस की वजह से एक टाइम पे जाके ये नहीं कर सके अपनी स्पोर्ट्स। तो उस वक्त मैं 12 साल का था, तो मुझे उस वक्त मेरे दिमाग में फीड कर दिया गया था कि आपको एक प्रोफेशनल रेसलर बनना है। यस। तो मुझे WWE दिखाई जाती थी, बच्चों को कार्टून दिखाए जाते थे, मुझे रेसलिंग के रिलेटेड मेरे से बातें की जाती थी। तो जब मैं 17 ईयर तक पहुंचा तो मैं भी काइंड ऑफ एक किस्म का रेसलिंग को बहुत ज़्यादा लाइक और मतलब ओढ़ना बिछोड़ना मैंने रेसलिंग को बना लिया था। तो मैंने फिर अंडर 17 विन किया पाकिस्तान, अंडर 20 विन किया, फिर 5 टाइम पाकिस्तान विन किया, इंटर यूनिवर्सिटी विन किया पाकिस्तान का। और उसके बाद अब ये मेरा पहला इंटरनेशनल ऐसा टूर था जिसमें मैं मेडल्स लेके आया हूँ और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ। तो मोहसिन, जिस तरह आपकी शुरुआत हुई है और प्रोफेसर साहब जाहिर बात है कि हमारे से पहले भी शो में आए थे और लगता है क्योंकि जाहिर बात वालिद और बेटे का रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में गैप भी होता है। पाजी क्या कहेंगे, शुरुआत जब आपको बच्चे कार्टून देखा करते थे, आप रेसलिंग देखा करते तो आसपास मोहल्ले के बच्चे को भी प्रोफेसर साहब लाया करते थे कि भैया ये होनी चाहिए थोड़ी बहुत? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ऐसा ही होता था। मेरे कजन्स थे जो मेरे बिल्कुल एज फेलो थे, तो बाबा उनके साथ मेरे कॉम्पिटिशन्स कराया करते थे। मतलब जब मैंने स्टार्ट की आफ्टर अ ईयर मुझे बताया जाता था, टारगेट दिया जाता था, अब आपने इस कज़न को हराना है, अब आपने इस कज़न से जीतना है। तो उस तरह मेरा पैशन बढ़ता फिर जब मैंने अंडर 17 फर्स्ट टाइम विन किया था पाकिस्तान, तो वो जो एक खुशी थी वो जो था, तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि जब मैं WWE खेलूंगा या पाकिस्तान सीनियर विन करूंगा तो ये जो लोग मुझे इतना इज्जत दे रहे हैं ये शायद 10 गुना ज़्यादा होगी। तो फिर उस फेम के पीछे, उस रिस्पेक्ट के पीछे फिर मैंने बहुत मतलब इसको अपना प्रोफेशनली चूज कर लिया, साथ स्टडीज को मैंने और पैशन बना दिया। अच्छा Exactly. मतलब एक बात बिल्कुल ठीक है कि पहली विक्ट्री आपको कभी नहीं भूलती। Exactly. वो आप जैसे कभी भी 17 नहीं की बात भूलती। कर रहे हैं आप, ऑब्वियसली एट दैट टाइम वो आपने उस चीज़ पर ही रियलाइज़ किया कि आगे ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। प्रोफेसर साहब आप बताइएगा कि मौसिक के लिए सर्च करते करते आपको 50+ कैटेगरी मिल गई, आपने कहा चलो इसको तो करा रहा हूँ, खुद भी साथ करता हूँ, लेकिन उस वक्त आपको पता है बड़ी हाइप हो गई थी मीडिया इंडस्ट्री में कि इस एज में आपने ये कारकर्दगी दिखाई है और इस तरह से पार्टिसिपेट किया है। अब चूंकि आपको भी गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल मिलना शुरू हो गए हैं, और अब आपका मुस्तकबिल को लेके क्या प्लान है कि किस तरह से कैरी करेंगे? उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें अमेरिका से ऑफर आ गई है दोनों को, बाप बेटे को, कि वहाँ पे आएँ और पार्टिसिपेट करें। और अभी मैंने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की तरफ से वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी हिस्सा लेना है, क्या बात है? यूनान में। फिर फिलिपाइन में मेरे हो रहे हैं कंपटीशन एशियन, और अब 55+ में मैं हो जाऊंगा उस मुकाबलों तक। तो उसमें मैंने जो उसका रिकॉर्ड है मैंने ट्रेनिंग में ही कर लिया है। अच्छा। एशिया का रिकॉर्ड जो है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख्वाब पूरे हो रहे हैं और अल्लाह करम कर रहे हैं कि हम अपने प्रोफेसर स्टूडेंट्स साहब को भी आप करवाएं। अपने ख्वाबों को यकीन माने, जो ख्वाहिशात होती हैं, जो ख्वाब होते हैं उसको पूरा करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है और आपने किया और आपने करके दिखाया। लेकिन आपके साहिबजादे के हवाले से अगर मैं बात करूं तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि जाहिर बात है खाने पीने के हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से बहुत चीज़ें जो आती हैं, औलाद पर तरस भी आता है क्योंकि चाहे वो नींद हो लेकिन आपने उसको उठाना भी है, खिलाना भी है और कहीं ना कहीं बच्चा खाता भी कुछ नहीं है। तो क्या क्या मामलात होते थे मोहसिन के साथ जिसमें आप इनको डांट भी पड़ती थी? इसमें ऐसा होता था कि आप हर बंदा जो प्रैक्टिकल लाइफ में एक्टिव है वो देखता है कि शैतान की सूरत में इंसान मौजूद होते हैं जो डिस्करेज करते हैं। यस यस। तो इसको जब डिस्करेज किया जाता था तो मुझे सबसे ज़्यादा जोर इसको और इसकी मामा को बूस्ट अप करने में लगता था, और इन्होंने मेरे ख्वाबों को पूरा किया। और मेरी मिसेज जो हैं वो बड़ा सपोर्ट करती हैं क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के खाने स्टैंड बाई बनाने पड़ते हैं, डाइट का करना पड़ता है। और जब दुनिया मायूस करती है तो वो हमारे ख्वाबों में बकअप करती हैं हमें
पूरा करने की। अच्छा चलिए प्रोफेसर मौसम की तो हम बात कर रहे हैं ना कि अम्मा खाने का भी ख्याल रखती हैं, अम्मा ट्रेनिंग का भी ख्याल रखती है, फुल सपोर्ट करती हैं। अपना डाइट प्लान शेयर करें ना हमसे कि आप अब किस तरह से इसको मैनेज करते हैं, बिकॉज पहले सारा फोकस तो मौसम पे था, लेकिन अब थोड़ा अपने आप पे भी तो है ना, मतलब सेल्फ मेंटेनेंस भी तो रखनी है साथ साथ। तो आप कैसे अपनी रूटीन मैनेज करते हैं? बस अब मुझे डबल सपोर्ट मिल गई है, बेटियां बड़ी हो गई हैं। अच्छा, वो हर वक्त बाबा खाने के लिए जो भी अब फिर जदीद उसमें ना फैसिलिटीज़ में तो ये सहूलत भी आ गई है कि रेफ्रिजरेटर भी हैं, ओवन भी है, तो मुख्तलिफ वो अपनी फुर्सत में खाने बना के रख लेती हैं। अच्छा। और ओवन में गर्म करने में देर नहीं लगती फिर। अच्छा लेकिन देखिए, अगर आपको मौसम को लेके बचपन से ये आप एम्बिशियस थे ना इतने कि मैंने इसको ये कराना है, तो अपने लिए भी तो यकीनन होंगे आप तो शुरू से अपनी जो खाने पीने का अच्छा खासा ख्याल रखते हैं, क्योंकि अगर 55 की एज में आप इस रेसलिंग में जो जूडो हो या फिर अगर आपकी फ्री स्टाइल हो, इस तरह की ये सारी वो चीज़ें इस पर आपकी फुल ऑफ एनर्जी लगती है, तो क्या आपका हमेशा से खाने की रूटीन बड़ी ज़बरदस्त थी? नहीं, कोताही हो जाती है, अब तो ज़्यादा हो जाती है। बस दिन में ये है कि कोई तकरीबन आध पाव के करीब बादाम और तकरीबन और हाफ के जी मिल्क, 2 गिलास जूस, फ्रेश जूस और 3 बॉयल अंडों की सफ़ेदी। ये एक होता है, या उबले हुए चने जो होते हैं ना देसी घी में थोड़े से बने हुए, वो चमचे के साथ मैं खा लेता हूँ। अच्छा जी, बाकी इतना। अच्छा अब हम अगर बात करें ना घर के रूटीन की, तो मैं सब आप ये बताएं कि अब्बा तो आपकी ट्रेनिंग कराते हैं, लेकिन आप भी अब्बा की ट्रेनिंग कराना शुरू हो गए हैं, भाई ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बिकॉज इस एज में हम देखते हैं घरों में ना बुजुर्गों का काफ़ी ख्याल रखा जाता है कि ये ना खाएं, ज़्यादा ऑयल नहीं खाना आपने, ज़्यादा वेट नहीं उठाना, लेकिन अब्बा तो ये सारे काम करते हैं। एक्चुअली जब बाबा कह रहे थे उस टाइम बाबा को कोचेस जो डाइट देते थे तो बाबा उस डाइट को फॉलो करते थे माशाल्लाह से। फिर मैंने स्टडीज़ किया मास्टर स्पोर्ट्स साइंसेज में, तो उसमें मेरा अपना सब्जेक्ट था न्यूट्रिशंस का। तो फिर मैंने मामा को भी और बाबा को भी आराम से बिठा के चीज़ें समझाना शुरू किया। पहले अब्बा ने आपको तो किया, फिर अब मेरे ख्याल से हमारे घर में जो न्यूट्रिशंस हैं वो मेरी मामा हैं, वो हर चीज़ जानती हैं, वो हमारे हाँ वो हमारे वेट को भी समझती हैं, उन्हें ये भी पता होता है कि अब इन्होंने वेट कम करना है तो इनकी डाइट किस तरह की आनी चाहिए, अब ये चीज़ लाइक नहीं कर रहे तो अब इसको किस तरह से बनाया जाए। तो अब मेरे ख्याल से तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, 1 साल होने वाला है कि हमने मामा को गाइड करना छोड़ दिया, वो खुद ही हमें जैसे चीज़ होती है उन्हें समझ आती है। अच्छा एक और चीज, खाने पे हाथ मोहसिन, एक और चीज खाना तो है पाजी, वैसे अगर आप देखें सुबह तो मोहसिन पाजी ने वैसे डोले शोले अच्छे बनाए हुए हैं। मोहसिन जाहिर बात है अखाड़े में कूदना, और फिर जाहिर बात है टारगेट आपका ये होता है कि भाई अचीवमेंट है और कुछ करके दिखा के जाना है, क्योंकि घर में प्रोफेसर साहब बैठे हैं, उनका भी सामना करना है और वैसे मुल्क भी आना है। तो ऐसे में किन किन चीजों का जब आप उतरते हैं और ख्याल होता है कि अब ये करना है, जीत के आना है, तो किन किन चीजों का ख्याल रखा जाता है पाजी? मैं आपको एक सबसे डिफरेंट सी बात बताता हूँ। मेरे ना एक होता है कि बाबा ने मुझे शुरू से किया हुआ है, तो मेरे लिए होता है कि शायद मेरे से ज़्यादा बाबा की रिस्पेक्ट वहाँ लड़ रही होती है। क्या बात है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट शायद उस टाइम नहीं होती। तो जब भी कोई कंपटीशन ऐसा होता है जो कि टफ होता है, इजी कंपटीशन में तो मुझे आइडिया होता है कि मैं मतलब इतना नहीं सोच आती, बट जब भी टफ कंपटीशन होता है तो मैं बाबा से आगे पूछता हूँ, बाबा जी अगर ये कंपटीशन में ना विन कर सका तो बाबा कहते हैं इस जगह पे जहाँ आप खड़े हो इधर आप पहुंच गए हो, मेरी तरफ से आप जीत गए हो। तो वो जो एक लाइन है ना, वो मुझे इतना कॉन्फिडेंस बढ़ाती है कि शायद मैं 200% कॉन्फिडेंस में आ जाता हूँ, और मैं फिर वो जो कि आगे टफ कंपटीशन होता है वो भी मुझे इजी लगने लग जाता है। तो ये एक छोटी सी लाइन है कि आपका इधर आना मेरे लिए विनिंग पॉइंट हो गया है। तो वो मुझे लगता है कि शायद मैं जीतने से पहले ही, खेलने से पहले ही जीत गया हूँ, तो फिर मुझे वो डर वो सब कुछ खत्म हो जाता है। अच्छा ये सबक तो उन्होंने आपको अपनी इस लाइफ में जो आप खेल की ज़िंदगी है उसमें से सिखा दिया कि जीत और हार खेल का हिस्सा होता है, कोई मसला नहीं इसमें। लेकिन चूंकि अब्बा ने काम हमेशा किया है कि आपको दूसरों के सामने खड़ा करके कि आप इनसे लड़ो, अब इनसे आपने कंपटीशन जीतना है। आपस में भी लड़ाई शड़ाई होती है कि नहीं होती? लड़ाई से मुराद है ऑब्वियसली खेल की, रेसलिंग की बात कर रही हूँ, आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अच्छा जी, लास्ट कंपटीशन कौन सा था, हमें जरा ये बताइए, इसमें जीता कौन था? अब ये पावर में बेहतर हो गया मुझसे। आपसे बेहतर हो गए? हाँ, मैं नहीं मानती। एजिलिटी में तो दूसरा फिर ख्याल भी जरा रखता है इसमें कि बाबा की केयर। अब तो हमें अगर कोई बैठे बैठे दाव डिस्कशन हो जाए तो ये तो तंग हो जाता है कि इतनी बाबा डिस्कशन करते हैं गेम की कि बाबा आज के दिन हम कोई और डिस्कशन करेंगे, ये नहीं करेंगे। अच्छा। तो उसमें घर की वो जो रज़ाइयाँ जिसको कहते हैं वो फौरी तौर पे बिछा के, और जो दाव जहन में आ गया कि फलां का ये है उसका तोड़ के है और इसको डिस्कस करना, और वहीं पे शुरू हो जाते हैं हम, चाहे शलवार कमीज में हो, कोई किट में मतलब ना हो,
तो ये बाद औकात ना प्रोफेसर साहब, अगर हम देखें, मोहसिन है, आप हैं, पहलवानों का अखाड़ा है भाई, और आसपास मोहल्ले में तो किसी ने पंगा लेना नहीं है, लेकिन कभी कभी आप लोग जो दाव की बात करते हो, फिर कहीं ना कहीं पंगा एक दूसरे साथ बाबा और बेटा ले लेते हैं, तो मोहसिन की अम्मी कभी हाथ नहीं जोड़ती कि बस बहुत हो गई, ये क्या कर रहे हैं घर में? अक्सर जोड़ती हैं कि कोई और बात भी करे, और तो बल्कि ये उनका हमारी इन बातों को हजम करना या बर्दाश्त करना उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है, क्योंकि हमारी और बात ही नहीं होती। अच्छा, खाने के टेबल हो या फिर आप वैसे बैठे हो गॉसिप्स कर रहे हो, तो आपको पता होता है कि एक ही टॉपिक है जो हॉट टॉपिक है जिसके बारे में बात करनी है। अब घर में मौजूद खवातीन ऑब्वियसली फेड अप हो जाती होंगी कि आप तो पहलवानों की बातें कर रहे हैं, लड़ने झगड़ने की, अब वो किस तरह की बातें करें। लेकिन आप बताएं, घर में जो दीगर बच्चियाँ हैं, आपकी दूसरी बेटियाँ, क्या उनके हवाले से भी आपका यही प्लान है कि उनको भी स्पोर्ट्स में भेजना है और उनको भी कुछ इसी लाइन में लेके आना है? ना, उसमें वो घरेलू खवातीन है। अच्छा जी जी, क्योंकि मैं जो समझता हूँ ना, हमारे दीन के हवाले से औरत का जो मेन रोल है, उसने अपने बाप, अपने भाई, अपने हस्बैंड, उनको घर में सुकून देना है। और मैं भी तो काम कर रही हूँ ना, देखिए मैंने भी तो आके स्क्रीन पे काम करना है, आपसे बात कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, तो ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि उनका काम है घर संभालना, लेकिन फिर भी इस लाइन में घर में कभी आपने नहीं सोचा कि उनको भी इस तरह का एम्पावर किया जाए? फिटनेस का तो ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सेहत का बीमारी से पहले ख्याल रखो। ये उनको मैं डांटता रहता हूँ कि अगर उनकी वाक घर में मिस हो जाए या इस तरह का हो, तो वो मैं या बाज़ औक़ात वो डाइट कम लें, हाँ, कि बेहतर डाइट होनी चाहिए, तो मैं इसका बड़ा ख्याल रखता हूँ। अच्छा। फिर हर बंदे के अपने एक अपनी ख्वाहिश है। प्रोफेसर साहब, एक और चीज़, आप अखाड़े में उतरे, मलेशिया गए, मुख्तलिफ ममालिक में आपने कंपटीशन, टफ कंपटीशन, जहाँ पे आपको लगा हो कि हाँ यार मुश्किल है लेकिन करके दिखा रहा है, हाँ, जहाँ पे कहीं ना कहीं फील हुआ होता है कि बल अल्लाह का करम होता है, क्योंकि दूसरी चीज़ है ना कि बंदा थोड़ा अपनी रज़ा को अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहने के लिए तैयार कर लेना, फिर हरने आसान हो जाती हैं। तो उसकी हद तक किसी % तक मैंने तैयार कर ली है कि रिज़ल्ट कुछ भी हो सकता है। अभी अल्लाह ने करम किया कि जब मैं रेसलिंग में गया था ये पिछले साल, तो वहाँ पे मुझे पहले ही सेकेंडों में इंजरी हो गई पहली फाइट में। लेकिन अल्लाह ने कोई ऐसा कर्म किया कि वो इंजरी मुझे हर्डल नहीं हुई। मैं जब पाकिस्तान वापस आया और जब इसने मसाज के लिए मेरा हैमस्ट्रिंग को मतलब देखा, तो वो तकरीबन 1.25 फुट लंबाई, 15 इंच लंबाई और 6 इंच चौड़ाई में बिल्कुल नीला हो के पत्थर की तरह हार्ड हुआ था। तो लेकिन उसने रुकावट नहीं की, तो उसमें इंजरीज भी होती हैं, गैर मुतवक्का नताइज भी आ जाते हैं। कभी बंदा समझता है कि मैं इजीली जीत जाऊंगा, नहीं जीत सकता, कभी कहते हैं टफ कंपटीशन और बंदा आराम से जीत जाता है। अच्छा, ये अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस जो होती है ना, ये आपकी ज़िंदगी में खेल में ख़ास तौर पर आती रहती है, लेकिन अगर आपका यकीन पुख्ता हो और आपका एतमाद अपनी ज़ात पे कि मैं ये कर गुजरूंगा, तो शायद आपको पता भी नहीं चलता कि जीत आपका इंतज़ार कर रही होती है। लेकिन मौसम, आप इस हवाले से बताएं कि ऑब्वियसली ये मेडल्स जो हैं ये कहाँ कहाँ से मिले हैं और ये किस किस कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया, और आपका इस हवाले से मज़ीद क्या प्लान है? जी, ये 9 मुल्क की एक इंटरनेशनल इवेंट था जिसमें हम रिप्रेजेंट हुए थे, बाबा और मैं। इसमें वेटरन्स भी थे और सीनियर्स भी थे। इसमें मैंने एक जूडो में गोल्ड मेडल, एक रेसलिंग में, एक बेल्ट रेसलिंग में और एक पावर लिफ्टिंग में, ऑलमोस्ट इन 4 गेम्स में मैंने अपनी एंट्री भेजी थी और चारों में माशाल्लाह से मैंने गोल्ड लिया है। इधर उठा के दिखा दें हमारी ऑडियंस को, ताकि वो इंस्पायर हो इस चीज़ से कि भाई अच्छा, इंस्पिरेशन जो है वो आप दोनों से ले सकते हैं। प्रोफेसर साहब से ये इंस्पिरेशन लेनी है आपने कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, एज कुछ भी नहीं होती। और अगर हम मौसम की बात करें तो बचपन से अगर आप बच्चों को जो सिखाएंगे, जिस लाइन पे सिखाएंगे, उसी लाइन पे जाते जाएंगे बच्चे। क्या पैगाम देंगे आप अपने जैसे यंगस्टर्स के हवाले से? मैं एक ही पैगाम दूंगा और मैं हमेशा से उसी को फॉलो करता हूँ। आपने हमारी डिस्कशन से भी अंदाज़ा लगा लिया होगा कि बहुत से बच्चों को गाइडेंस नहीं मिलती और वो दोस्त बनाते हैं अपने और इर्द गिर्द के लोगों को अपना मेंटोर बना लेते हैं। तो मैं सबको यही कहूँगा कि आपके फादर एक ऐसा रिश्ता है जो हमेशा चाहता है कि उसका बेटा उससे आगे जाए। क्या बात है, क्या बात तो है। मैं यही कहूँगा कि आपका बेस्ट फ्रेंड आपके फादर होने चाहिए। थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो एक रिश्ता ऐसा है कि आपकी दोस्ती थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन जब आपकी दोस्ती डेवलप हो जाती है तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बड़ी गाइडेंस और सबसे बड़ा मेंटोर आपके फादर से ज़्यादा आपके लिए कोई भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। और आपके फ्यूचर के लिए जो सबसे बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं मेरे ख्याल से वो फादर ही हैं।
माँ बाप से बेहतरीन दोस्त कोई हो भी नहीं सकता, बशर्ते कि आप इस चीज़ की कोशिश करें। फिर सब आप क्या पैगाम देंगे तमाम देखने वालों को? मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि अल्लाह ताला की ज़ात को मद्देनज़र रखें, उसकी रज़ा में राज़ी रहने की कोशिश करें और नताइज अल्लाह पे छोड़ दें। और ये फील करें कि जब भी कोई आप पॉजिटिव काम कर रहे हैं, हत्ता कि रिज़्क़ कमाना या गेम करना, जो तो उस वक्त अल्लाह ताला आपकी सवाब लिख रहा होता है। दुरूद पाक का जिक्र करें, बावजूद रहें और कोशिश पे लगे रहें। अल्लाह ताला किसी की मेहनत रखता नहीं है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। इसी पैगाम के साथ आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप दोनों ने टाइम निकाला और आप लोग गुड मॉर्निंग के प्लेटफॉर्म पर आए। लेकिन आप लोगों के लिए ऑब्वियसली ये बॉन्ड जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये अम्मा अब्बा का हो या फिर आपके बहन भाइयों का हो, बाप का और बेटे का हो, बेटी का या माँ का हो, ये वो बॉन्ड है जो दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉन्ड है, जो कभी भी किसी भी कीमत पर आपको धोखा नहीं देता। और आप इनके साथ जब चलते हैं तो मुश्किल से मुश्किल सफ़र भी आसान हो जाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन हमने आपको आज दिखाया है, ऑब्वियसली कोशिश ये करें कि अपने अम्मा अब्बा को अपना बेहतरीन दोस्त बनाएं, उनसे हर राज शेयर करें, उनसे अपने दुख सुख हर चीज़ शेयर करेंगे तो आपको किसी भी और दोस्त की ज़रूरत ज़िंदगी में पड़ेगी ही नहीं। और आपको इस चीज़ का क्रेडिट जाता है। मैं देखने वाले पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूँगी कि आजकल पेरेंटिंग एक ट्रिकी टास्क बन गया है, लेकिन बच्चे चूँकि छोटे होते हैं कोरे कागज़ की तरह, उनके माइंड में जो भी आप डालेंगे, जिस तरह से उन्हें मोल्ड करने की कोशिश करेंगे, उनकी अपब्रिंगिंग उसी तरह से होती चली जाएगी। और फिर बड़े होकर जो आप चाहते हैं अपने बच्चों को उस तरह से मोल्ड करना, बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसको ट्राई एट होम वाली पॉलिसी के साथ ज़रूर कोशिश कीजिएगा अपने बच्चों के साथ अप्लाई करने की। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू वंस अगेन। आपसे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जस्ट कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, लेकिन इस्लामाबाद का, लाहौर का मौसम तो भी वैसे का वैसे ही है, लेकिन इस्लामाबाद से ज़रा सा आगे आप जाना शुरू करते हैं तो फिर जो वादियाँ शुरू होती हैं खूबसूरत, जिसमें मीत पाजी का स्विट्ज़रलैंड भी, बल्कि पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड भी आता है। तो मैंने आज आपको सीधा लाहौर से स्विट्ज़रलैंड ही ले जाना है। वैसे बहुत सारे मकामात मीत आप बता सकते हैं बेहतर तरीके से कि जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, जो सयाहों की तवज्जो का हमेशा मरकज़ बने रहते हैं और आपको बड़ी तादाद में हमेशा वहाँ पे सयाह ही नज़र आते हैं। लेकिन शेंगरो एक झील है, पता नहीं आपने उसका विजिट किया है या नहीं किया है। आप इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं, वरना फिर हम बाद में रिपोर्ट भी दिखाते हैं अपने ऑडियंस को। आपको पता है शेंगरो झील? नहीं, मुझे नहीं मालूम है बिल्कुल। शायद नाम मैंने पहली दफ़ा सुना है, लेकिन वैसे आपकी बात दुरुस्त है कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनके हवाले से अभी भी कोशिश की जा रही है और बहुत सारे लोग जो हैं पैदल जाके 8-8, 9-9 घंटे का सफ़र तय करके वो पहुँचते हैं। तो ये है कि मैं बहुत सारे नौजवानों को देख रहा हूँ जिस वक्त मुख्तलिफ वैलीज़ में काम कर रहे हैं, चाहे वो अगर हम वज़ीरिस्तान की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे नौजवान वहाँ पर एक्टिव हैं। बड़े खूबसूरत इलाके हैं, तीरा का जो इलाका है बड़ा ग्रीन है, ठंडी ठार हवाएँ हैं। इसी तरह फिर आप जाएँ सवात तो खैर बेतहाशा, शांगला से ऊपर आप जाएं, फिर अब शांगला में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे मुख्तलिफ एक ऐसी झील आपको वहां पे आपको जाना है, क्योंकि वहां भी पैदल सफ़र करना है तो वो भी काफ़ी मुख्तलिफ, वो लेक जो है वो मुख्तलिफ पहाड़ों से गुजरती हुई आगे की तरफ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे इलाके हैं। फिर एक पहाड़ है जो जब भी आप शांगला या सवात की तरफ जाते हैं तो वहां पे एक ही पहाड़ जो आपको जून जुलाई में भी सफ़ेद चादर ओढ़े हुए नजर आएगा और इसी तरह सर्दियों में तो वो ढका होता है। उसको कहते हैं, क्योंकि हमारी जुबान है वहां पश्तो, तो वहां उसको स्पिन घर कहते हैं। स्पिन घर का मतलब है कि सफेद पहाड़। तो वो आपको जून जुलाई में भी सफेदी ओढ़ी चादर जो है वो नजर आएगा। तो ये है कि वहां पे बहुत सारे इलाके हैं और जिनके हवाले से अभी बहुत कोशिश की जा रही है। जितना आपने फैंटेसाइज कर दी है ना, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा हो गई है। खैर ये सारे मकामात जो हरमीत ने बताया, अगर आप जाएं तो उसको प्लान जरूर करें और विजिट करें। लेकिन फिलहाल जो जबरदस्त रिपोर्ट हमने बनाई है वो शेंगरो झील को लेकर बनाई है। इंग्लिश सा नाम है, ऑब्वियसली लुक्स भी आपको स्विट्जरलैंड वाली आएंगी, फील भी स्विट्जरलैंड वाली आएगी। तो रिपोर्ट देख के जरा वापस आए, फिर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। जस्ट हैव अ लुक। सवात के मरकजी शहर मिंगवरा से तकरीबन 18 किलोमीटर के दूरी पर पहाड़ों के दरमियान वाक़या शेंगरो झील के हसीन नज़ारे सयाहों को अपनी तरफ खींच लाती है। जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है तो मकामी लोगों के साथ साथ सयाह भी यहाँ चले आते हैं। काफ़ी सारी जगह सवात में घूमने वाली, लेकिन ये एक जगह नई जगह है, खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। लेकिन यहाँ का थोड़ा सा जो रोड है वो ठीक नहीं है। बड़ी गाड़ी आ सकती है, छोटी तो आ नहीं सकती।
इस पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। सतह समंदर से तकरीबन 10,000 फीट बुलंदी पर वाक़या इस आबशार की खूबसूरती ने सयाहों को अपना गर्विदा बनाया है, क्योंकि दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद सयाह यहाँ पर आकर अपनी जिंदगी की हसीन लम्हात को खूबसूरत बनाते हैं। शिंगरो झील बड़ी प्यारी जगह है, लेकिन यहाँ पे चूँकि रोड का एक्सेस ईज़िली एक्सेसिबल नहीं है लोगों के लिए, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी है कि थोड़ा सा रोड पे तवज्जो दें, तो ये बहुत ही कोई अच्छा हॉटस्पॉट बन सकता है फैमिलीज़ के लिए। दिलफरेब नज़ारे पेश करने वाले इस आबशार की वजह से यहाँ के दर्जा हरारत बहुत कम रहता है। सवात में इसी तरह और भी खूबसूरत सयाहती मुकामात मौजूद है, लेकिन रोड की न होने की वजह से सयाहों की नज़रों से ओझल है। अगर हुकूमत यहाँ के रोड बनाए तो सवात के सयाहत को काफ़ी पैरों मिल सकता है। कैमरामैन अजब खान के साथ समद अंजुम, पब्लिक न्यूज़, सवात। अच्छा हरमीत, समद अंजुम जो है ना, हमेशा की तरह कोई अच्छी और कोई नई चीज़ लेकर आए हैं हमारी ऑडियंस, हमारी पब्लिक के लिए कि ऐसे ही है। ये जगह वैसे प्यारी तो को बहुत हम बहुत एक्टिव देखते हैं और ग्राउंड पे जबरदस्त काम कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज, सुहा, जो झिंगरो झील का जिक्र आया तो मेरे लिए, क्योंकि जाहिर बात है कि मैंने सोचा कोई बहुत बड़ी झील होगी, तो ऐसे बेपनाह आबशारें, बेपनाह झीलें, क्योंकि मेरी पैदाइश उस इलाके की है तो मेरे आसपास बहुत सारी गुजरती हैं, बहुत सारे काफी वक्त पड़ा गुजरा है, तो इसलिए इस पर ज्यादा नजर इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरे गाँव में ये आम सी बात है कि इस किस्म की झीलें बड़ी ज्यादा होती है। लेकिन यही खूबसूरती है, आप जिस इलाके में जाएं, इन इलाकों में आपको हर इलाके में मुनफरिद चीजें, मुनफरिद जंगल और वहां के मुनफरिद आप दरख्त देखेंगी। फिर इसी तरह महोडंड की तरफ अगर आप जाते हैं या दीगर ऐसे जंगलात हैं जहां पे मुख्तलिफ किस्म के फ्लावर जो हैं, शायद वो फ्लावर किसी और जगह में आपको वो जबरदस्त किस्म के खिले हुए फूल, ताजा उनकी जबरदस्त किस्म की खुशबू होती है और वो ठंडी ठार हवाएं भी चलती हैं साथ में, और कहीं ना कहीं आपको बर्फ जो है, बर्फ के जो सफेद टुकड़े वो कहीं कहीं पे बिखरे हुए आपको नजर आते हैं। तो ये बड़े खूबसूरत नज़ारे सिर्फ और सिर्फ इलाकों में आप देख सकते हैं। और अब कोशिश की जा रही थी, यानी माजी में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने काफी कोशिश की थी कि जो सयाहती इलाके हैं वहां पे रसाई जो है मुमकिन बनाई जाए, और बहुत सारा काम भी हुआ, लेकिन फिर वो काम जो है उसको रोका गया। हालांकि आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल 10 लाख से जायद सयाह जो थे वो इन इलाकों में गए थे। तो मेरे ख्याल में एक तो वहां पे चीजें सस्ती हैं, लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, लोग बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत सारे इलाकों में आपको रेस्टोरेंट, होटल नजर नहीं आएंगे, हुजरे होंगे, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें जो हैं, और रिहाइश भी जो है वो आपको वहाँ के लोग, मुकामी लोग दे देते हैं। ये मकामी लोग की जो आप हरमीत बात करें, ये आप ही हैं। अगर आप हम लोगों की बात करें जो पहाड़ों में रहते हैं ना, बड़े मेज़बान होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। मैं जब भी विजिट करती हूँ, जैसे मॉर्निंग लेक की आपने बात की, तो वहाँ के इर्द गिर्द के जो रहने वाले लोग हैं, अच्छा वो भी और हम भी मेहमान नवाज तो होते हैं, लेकिन वो क्या करें उन रास्तों का जो रास्ते दुश्वार गुजार हैं। अच्छा, यह जो हमने पैकेज देखा इसमें भी आपको होता है, सयाह यही कह रहे थे कि जगह बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन आने का जो रास्ता है वो डेंजरस है। तो अगर ये अनटच एरियाज़ जो हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ के बहुत सारे, क्योंकि देखें 2-3 चीज़ें तो बहुत मशहूर है ना, मॉनेट लेक हो गई, सैफ उल मुलूक हो गई, आंसू झील हो गई, या फिर लुलू सर हो गई, ये तो नॉन है। लेकिन इसके अलावा जो ऐसे बहुत सारे आप जिनकी बात कर रहे हैं कि बहुत सारी झील, बहुत सारे चश्मे ऐसे कहीं से भी फूट पड़ते हैं, तो वो जो है वो अभी लोगों को इतना ज़्यादा उनके बारे में पता है नहीं, लेकिन उनकी खूबसूरती भी किसी से कम नहीं है। और वहाँ जाके जो आपको फ़ील आती है, वो फ़ील देने के लिए हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई है कि नॉन प्लेसेस के अलावा भी अगर आप चाहें तो इन जगहों को जाकर विज़िट कर सकते हैं और कुछ नया इन्वेंट भी कर सकते हैं। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं, डू विजिट दिस प्लेस। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहे प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आजकल कहा यह जाता है कि पेरेंटिंग एक साइंस बनती जा रही है, जिसको स्टडी करना थॉरली बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। इससे पहले जो हम सेगमेंट कर रहे थे, जो डो हमने आपको दिखाया बेसिकली वो सन और फादर डो था, लेकिन ये जनरेशन गैप जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है, जो कि हमारे घरों में हमें नज़र आता है, इस गैप को अगर आपने कवर करना है तो ऑब्वियसली आपको थॉरली स्टडी तो करना पड़ेगा। लेकिन स्टडी क्या करना है, उसके लिए हमारा आज का सेगमेंट, जिसे हम बुक रिव्यू कहते हैं, उसमें आज का जो नॉवल है, जो कि क्रक्स है इन तमाम चीज़ों का कि आपने जनरेशन गैप को किस तरह से कवर करना है, फादर एंड सन्स, ये आज का नॉवल है। और इसको रिव्यू करने के लिए द वन एंड ओनली हमेशा की तरह हमारे साथ अहमद हमाद साहब मौजूद हैं, जिनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सब कैसे हैं आप? आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाई यू चूज दिस नॉवल? इसलिए कि हम बाप और बेटे
पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। बिल्कुल पाए जाते हैं। और हम जब इस नावल को पढ़ते हैं तो अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हर नई जनरेशन पुरानी जनरेशन को बोसीदा उस वक्त समझती है जब वो पढ़ लिख जाती है। बिल्कुल तो ये जो क्लैश आता है दो जनरेशंस का, ये हर घर की कहानी है। और अब तो ये गैप बढ़ता जा रहा है जी। इस नॉवल में उस गैप को कवर करने के लिए क्या है हमारे पास? इस नावल में कैरेक्टर्स हैं बड़े शानदार किस्म के। इसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो बाजारोफ है, यूगिनी बाजारोफ, जो हीरो का नाम है। ठीक है। और वो अपने दोस्त के घर जाता है और उस दोस्त के घर उसको उसके अंकल और उसके फादर से मुलाकात होती है। और उसका जो फादर है उसको पुष्किन की एक नज़म सुनाता है। पुष्किन कौमी शायर है रूस का, जैसे हमारे यहाँ इकबाल हैं। अच्छा, ठीक तो है। वो अपनी शायरी, वो जो है बाप फादर, वो पुष्किन की नज़म सुनाता है और ये सन कहता है ये क्या आपने सुनाया है, मुझे शायरी वारी अच्छी नहीं लगती और मुझे समझ भी नहीं आई। हाँ, प्रैक्टिकल नज़म क्या बात थी? करें। नज़म प्रैक्टिकल क्या थी? नज़म थी पुष्किन की, जो कि पुष्किन ज़्यादातर हुस्न के बारे में, अच्छा। और बड़ा ख़वातीन का रसिया था वो। अच्छा, ठीक और है। वो उन्हीं के हुस्न के बारे में बातें किया करता था। तो ये कहता था ये प्यार मोहब्बत, ये इश्क, ये अकायद और ये जो एस्टेब्लिश्ड आपके ये जो दुनिया में इस वक्त जागीरदारी निज़ाम है, ये सब बकवास है, साइंस असल चीज़ है। ओके, तो ये मजाक बेटा ये उड़ाता था। कहता है। हाँ, बेटा ये कहता अच्छा था। वो पाजी, मजाक एक और उड़ाता चीज, था। पाजी एक और चीज, इस नावल के हवाले से जब ये शाया हुआ तब बड़ा कंट्रोवर्शियल ये इसलिए रहा कि अगर हम कंजर्वेटिव माइंड के लोग देखें, जो रशिया में दो तबकात थे, और फिर आपने जो जनरेशन गैप की बात किया, फिर हमने बड़े सख्त नजरिए के लोग भी उसमें देखे और बहुत सारे अकायद जो नई जनरेशन उसके साथ जुड़ी थी, जो बहुत सारी चीजों को रिजेक्ट करती जा रही थी। इसकी वजह क्या थी कि ये इतना कंट्रोवर्शियल रहा और फिर ज्यादा मकबूल हुआ? जी हरमीत, सबसे मसला ये था बड़ा कि जो पुरानी जनरेशन है वो नई जनरेशन को अपने रास्ते पे चलाना चाहती थी और इससे ये तवक्को कर रहे थे कि राइटर जो होता है वो नई दुनिया की आपको जो है ना तारुफ आपके सामने पेश करता है। इसने जब ये नावल लिखा तो इसमें बड़ा मजाक उड़ाया गया पुरानी जनरेशन का, और साथ ही साथ आखिर पे आके पुरानी जनरेशन जो है वो नई जनरेशन की कब्र पे आके आंसू भी बहा रही है, क्योंकि इसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो मर जाता है और उसके जो बूढ़े वालिदैन है उसकी कब्र पे बार बार जाते हैं, आंसू बहाते हैं, सिस्कियाँ वगैरह लेते हैं। तो लोगों ने कहा कि ये कैसी अजीबोगरीब बात है कि आप नई जनरेशन के हक में बात भी करते हैं और उसके बाद उसकी छोटी सी गलती पे उसको मरवा भी देते हैं। उसको ज़रा सा कट लगता है हीरो को, ज़रा सा कट। एक टाइफस का मरीज़ था, मर गया, उसके पोस्टमार्टम करते हुए ये जो बाजारोफ खुद डॉक्टर है, इसको कट लग जाता है, उस कट से वो वायरस जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है और ये भी मारा जाता है। तो लोगों ने ये कहा कि ये तुमने गोया मजाक उड़ाया है नई जनरेशन का। तो नई जनरेशन इसलिए नाराज़ हो गई कि तुमने हमारे साथ ये सलूक किया, पुरानी जनरेशन इसलिए नाराज़ हो गई कि ये नई जनरेशन उसका मजाक उड़ाती थी। अच्छा, तो इसलिए कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। मतलब इसको इस चीज़ से भी कनेक्ट कीजिएगा कि एक तो बाप और बेटे का जुड़ो है, ये अभी हम जो सेगमेंट कर रहे थे उसमें कहा था कि आपका इससे बेहतर कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। अगर माँ है तो बेटी की, बाप है तो बेटे का, मतलब इस तरह से ना। लेकिन हम इस गैप को कवर कैसे करें? मतलब इस किताब में जो क्रक्स है, जो क्लाइमेक्स है, उसने किस तरह से कन्विंस किया है आवाम को कि देखिए इस गैप को कवर करना मुमकिन है, पॉसिबल है, चाहे जनरेशन 2 जनरेशन पुरानी हो या 6 जनरेशन पुरानी हो। जी हाँ, ये कहा जाता है ना कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अ चाइल्ड इज द क्रेडल ऑफ हिज मदर। तो जो पहली यूनिवर्सिटी है उसकी माँ की गोद है। बिल्कुल ठीक। तो अगर आप अपने बच्चे की तालीम और तरबियत का बंदोबस्त अपने घर में ही मुकम्मल कर लेते हैं तो उस पर असरात बाहर के कम होने के चांसेस हैं। अलबत्ता आप उसको घर में पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, अपने तर्ज पे चलाते नहीं हैं। जब वो बाहर जाता है, चकाचौंध देखता है, नित नए नज़रियात देखता है, तो वो उनसे मुतासिर होता है। और रूस उस दौर का ज़माना, ये 1862 का नावल है और उस दौर में रूस एक करवट ले रहा था। फ्रांस और जर्मनी के इन पे बड़े असरात थे और वहाँ पे साइंस जो थी वो जाग रही थी और मुआशरा करवट ले रहा था। तो पुरानी जनरेशन जो है वो पुराने अकायद में ही लगी हुई थी, जबकि ये जो नई जनरेशन थी वहाँ की भी वो भी साइंस के पीछे लग के हर पुरानी चीज़ को और चीज इसमें अगर हम देखें मुख्तलिफ कैरेक्टर हैं। फैनिका को अगर हम देखें जो लड़की है, फिर अगर हम इनके जो नौकर है, नेकोले के जो नौकर है, यानी रशियन नाम थोड़े से मुश्किल है प्रोनाउंस करना, इसमें से अगर उसके किरदार को देखा जाए वो बड़ा लिबरल है, उस हालात में भी वो काफी लिबरल सोच रखता है, बड़ा सेकुलर टाइप है। इन किरदारों में से सबसे ज्यादा फोकस किस पे है पाजी? सबसे ज़्यादा फोकस तो प्रोटैगनिस्ट पे ही है, क्योंकि बाजारोफ इसने ये कहा, तरगनीफ ने, जो कि इसका राइटर है, कि मैंने
खुद इस तरह का शख्स रियल लाइफ में देख लिया था। अच्छा, रियलिटी में आपको चीज़ें कंपैरेटिवली हमें सब कम मिलती भी हैं और ये किताबों से ही आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं। ऑल दो अगर इस किताब की बात करें, रियल लाइफ की बात करें, विल एक वाहिद चीज़ है जो कि कुछ भी करवा सकती है आपसे, वो पेरेंटिंग हो या आपका कोई एम्बिशन हो या कोई मकसद, तो ये चीज़ आपने करनी है। इसी थॉट के साथ आपसे लेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे मंडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीकेंड अच्छे से स्पेंड कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।